नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने होते हैं दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो 2 टू 10 बजे प्रसारित होता है। हमारा समय बदला, हमारा वक्त बदला, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हम लगातार हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ और हर भारत विरोधी एजेंडे को बेनकाब करते रहेंगे। 1963 में एक फिल्म आई थी, जॉय मुखर्जी उस वक्त के सुपरस्टार थे। जॉय मुखर्जी की इस फिल्म का नाम था फिर वही दिल लाया हूं। इसका गाना भी खूब लोकप्रिय हुआ था, आज भी आप सुनते होंगे, गुनगुनाते होंगे, फिर वही दिल लाया हूं। लेकिन आज अगर कोई ऐसी फिल्म बनती और अगर राहुल गांधी उसके केंद्र में होते तो उस फिल्म का नाम होता फिर नया बम लाया हूं। जी हां, फिर नया बम लाया हूं। क्योंकि राहुल गांधी, जिन्होंने पहले कहा था कि वो परमाणु बम फोड़ने जा रहे हैं, उन्होंने परमाणु बम फोड़ने की धमकी दी थी। लेकिन परमाणु बम कैसे फटा, क्या हुआ, यह आप सब लोग जानते हैं, उसका भी फैक्ट चेक करेंगे। लेकिन अब उन्हीं राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दी है। वो कह रहे हैं कि अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। मालूम नहीं, दुनिया ने तो हाइड्रोजन बम देखा नहीं। परमाणु बम भी एक बार देखा था, उसके बाद जो है दुनिया ने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी परमाणु बम का इस्तेमाल कर चुके हैं। वैसे परमाणु बम को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, लेकिन अगर उनका ब्रह्मास्त्र भी फेल हो गया है तो शायद इसीलिए आज वो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। यह हाइड्रोजन बम है क्या? दरअसल यह हाइड्रोजन बम भारत के चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करने, भारत की डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट करने की मुहिम है। राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम, पूरा विपक्ष चाहता है कि वो चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट कर दे, भारत की डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट कर दे, क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से वो नरेंद्र मोदी से चुनाव नहीं जीत पा रहे। तो फिर सवाल यह है कि इस तरह से कैसे चलेगा? और अगर ये सारी लड़ाई बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए है, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उन्होंने 16 दिन तक बिहार में यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा, क्योंकि बवाल बिहार में एसआईआर शुरू होने के बाद ही हुआ। और एसआईआर शुरू होते ही कहा कि नहीं, अब तो जी सारा चुनाव गड़बड़ हो गया, और उसके बाद परमाणु हाइड्रोजन बम फोड़ने की बातें की जा रही हैं। तो सवाल समझना चाहिए कि दरअसल यह चुनाव है या कोई जंग है, जिसको लेकर कभी परमाणु बम फोड़ने की बात कही जा रही है, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की जा रही है। और जो परमाणु बम, जो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की जा रही है, उन बम में कितना दम है, यह आज फैसला करेंगे, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आज का शीर्षक देखिए, मेरा 2 टूक का आज का शीर्षक जो है, फिर नया बम, चुनाव या जंग। जी हां, मैंने कहा ना, फिर नया दिल लाया हूं नहीं, मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी की, जैसा वो कहते हैं। लेकिन इस दुकान से परमाणु बम निकलते हैं, इस दुकान से हाइड्रोजन बम निकलते हैं, और इस दुकान से प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां के लिए गालियां निकलती हैं। ये उनका मोहब्बत की दुकान है। तो फिर नया बम, चुनाव या जंग, इसी पर आज 2 टूक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर की धार को समझिए, खबरधार में समझिए कि इस खबर की धार क्या है, या आपको खबरधार में समझाने की कोशिश करता हूं। इस बड़ी खबर, क्योंकि आज जो बिहार वोटर अधिकार यात्रा थी वो समाप्त हो गई है, तो इस खबर की धार को समझिए। भारत के चुनावों में कथित धांधली के एजेंडे वाली वोटर अधिकार यात्रा आज खत्म हो गई, आज पूरी हो गई ये वोटर अधिकार यात्रा। 16 दिन की इस यात्रा का मकसद दरअसल बिहार में विपक्ष को मजबूत बनाना है। वैसे देखें तो बिहार में विपक्ष को मजबूत बनाना एक मकसद है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी को यह पूरा अधिकार है। पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की नजर इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर लगी है। और फिर कह रहा हूं कि यह चुनाव जीतने के लिए विपक्ष को भरपूर कोशिश करनी चाहिए, हर तरह की कोशिश करनी चाहिए। पर इस पूरी यात्रा को राहुल गांधी ने लीड किया और तेजस्वी यादव उनके पिछलग्गू बने दिखते रहे। इस यात्रा का अगर लब्बो लो आप देखेंगे तो राहुल गांधी लीड करते रहे, तेजस्वी यादव उनके पिछलग्गू दिखे बिहार में। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने राहुल को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने पर सहमति जता दी। उन्होंने ये कह भी दिया कि भाई इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी
एक बार भी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि बिहार में आखिर चेहरा तो तेजस्वी यादव होंगे ना, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं किया, कई सवाल पूछने पर भी नहीं किया। जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा था, कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा था। जानकार कहते हैं कांग्रेस की जमीन बिहार में बची ही नहीं है। और इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन में 70 सीटें लड़ने के लिए मिली थी, पर वो सिर्फ 19 सीटें जीत सकी थी। 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी, पर 19 सीटें जीती। इस बार कितनी सीटें उसको लड़ने के लिए मिलेंगी, ये देखना दिलचस्प है। आज यात्रा के अंतिम दिन पटना की रैली में राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया। तो फिर वही बम लाया हूं, कभी परमाणु बम, कभी हाइड्रोजन बम, और इस बम में कितना दम, इस पर आज चर्चा करेंगे। पहले परमाणु बम और अब हाइड्रोजन बम। राहुल गांधी बिहार चुनाव को बनाना चाहते हैं अविश्वास की जंग। दरअसल राहुल गांधी की पूरी जो यात्रा है, इसका लब्बो लुआब निचोड़ यह है कि वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग डिस्क्रेडिट हो जाए और उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाए। लेकिन इसकी विश्वसनीयता खत्म होगी तो सवाल है राहुल को मिलेगा क्या, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि आज राहुल गांधी के इस बयान को भी सुन लेते हैं और बीजेपी ने इस बयान पर कैसे पलटवार किया वो भी सुनाता हूं। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं, लोकसभा गरिमा में पद होता है, वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। तो आपको दोनों बयान सुनवाए, लेकिन हाइड्रोजन बम का इंतजार है। उससे पहले परमाणु बम वो फोड़ चुके हैं, पर उनके परमाणु बम का टेस्ट जरूर किया जाना चाहिए। वैसे तो परमाणु परीक्षण जो है पहले होते हैं, बाद में बम तैयार होता है, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि बम फोड़ चुके हैं तो जरा उनके बम का परीक्षण हम कर लेते हैं। राहुल के परमाणु बम का परीक्षण कर लेते हैं। वो इस वोटर यात्रा में और साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो नाम ले रहे थे, जो जो आरोप लगा रहे थे, देश की आम जनता, बिहार की जनता, और जिन जिन के नाम लिए गए, खुद उन्होंने राहुल गांधी के बम को कैसे फुस किया, जरा सुनिए। उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. एक ही वोटर आईडी है। वेबसाइट पर जब अप्लाई किया पहली बार तब रिजेक्शन आया था, और फिर ऐसे करते हुए 4 वोटर आईडी वहां पर अप्लाई हुए और चारों रिजेक्ट हुए थे। और उसके बाद कुछ ही दिनों में चारों के चारों बनकर घर आ गए। तो मैंने एक रखा और बाकी कैंसिलेशन के लिए फॉर्म 7 जो ईसीआई की वेबसाइट पर ही रिक्वेस्ट डाल जाती है, वहां से मैंने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट बाकी तीनों के लिए डाला। एक जो हैरेसमेंट है वो तो हुई ही है, पर इसके अलावा बहुत हैरेसमेंट सिचुएशन भी हो जाती है, क्योंकि लोग सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सबको फोन करके परेशान भी कर रहे हैं। वर्क भी अफेक्ट हुआ है। ये सब बस सिर्फ राहुल गांधी के फॉल्स एक्यूजेशंस के चक्कर में। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया। वार्ड सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है। चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही न सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ। और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। क्या नाम है आपका? पुष्पा। कहाँ देते हो?
मगरा बस्ती। कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे आप? वो इधर खाली कर दिया था तो इधर दिए। साल कितने हुए? 5 साल, 10 साल, 15 साल? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अच्छा, उस मगरे से ऊपर हो गए 10 साल। अच्छा, तो आप यहाँ पे फर्जी तो नहीं हो? ठीक है, आपका मकान नंबर क्या है यहाँ पे? 111 है? 111 मकान नंबर है ना? और ये सब झोपड़ियाँ वोपड़ियाँ कच्ची बस्तियाँ सब आप सब की है? 111 में आप ही रहते हो? ये सब जो है झोपड़ियाँ सब 111 नंबर की है, उसी में रहते हो आप? काम धंधे पे आ जाएंगे। 111 में आप सब रहते हो ना? 111 में सभी का 111 ही दे रखा है। ठीक है, तो आप यहीं के रहने वाले हो या बाहर के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हो। ओरिजिनल जो है सो 1990 का 1990। 15/7/1990 का जन्म है मेरा। अच्छा। मेरा नाम तो मिंता देवी है। पिता श्री परशुराम सिंह, घर बाजितपुर, थाना गुड़िया कोठी, जिला सिवान। गांव में कोई गिरी संख्या नहीं होता है और मेरा मतदाता सूची में मेरा नाम अभी भी आया हुआ है और मेरे मतदाता सूची में जो मतदान के लिए जो कोई गलत सूचना दे रहा है वो गलत दिया है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। निदानी में बूथ संख्या 161 यहाँ पर बदनामी किया जा रहा है कि एक ही घर में 900 वोट है, वो बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है उससे हम लोग संतुष्ट हैं और जहाँ तक की बात है कि क्या गिरी संख्या की जहाँ तक की बात है, गिरी संख्या यहाँ होता ही नहीं है। जिस मकान के बारे में इसके बारे में जो कहा जा रहा है 222 नंबर, तो सबसे पहला बात तो ये 222 नंबर है नहीं, ये 220। ये बूथ संख्या कितना है इसका? ये बूथ संख्या 220 है। 220 है और इस मकान में 9 लोग रहते हैं, ना ही मकान 20 साल से बंद है। इतना बड़ा नेता को बिना जानकारी के गूगल फोटो के द्वारा पोस्ट करना बहुत ही गलत है, जिस कारण यहाँ के लोग को बहुत काफी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। आपने SIR नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है। मेरा नाम अमन कुमार, पिता हर किराब। मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, इसमें से कोई आपत्ति नहीं है। तो ये देखा आपने कि किस तरह से जो परमाणु बम था वो तो परीक्षण में फेल हो गया, क्योंकि जिसका नाम लिया जा रहा था वो आकर कह रहा था। यहां तक कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों को दिखाया गया उन्होंने आकर कहा कि नहीं, हमारा नाम तो लिस्ट में है। राहुल गांधी के साथ बातचीत करते हुए कह रहे थे कि लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, गरीब लोगों का नाम काटा जाता है। फिर कहा कि हमारा नाम तो है। एक बड़ी दिलचस्प बात और हुई, मैं वो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ कई जो है यूट्यूबर्स ट्रैवल कर रहे हैं। पटना में जो रैली हुई राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की, उस रैली के लिए जो मजदूर टेंट लगा रहे थे, एक यूट्यूबर, कांग्रेस इकोसिस्टम के यूट्यूबर हैं, उन्होंने टेंट लगाने वाले बिहार के लोगों से, बिहार के मजदूरों से बात करी। उनमें से एक मजदूर ने भी नहीं कहा कि हमारा वोट कटा, और सब मजदूरों ने क्या कहा सोचिए। वो राहुल गांधी की सभा के लिए टेंट लगा रहे थे, पर उन्होंने कहा कि वोट हम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को देंगे। ये हाइड्रोजन बम था जो आज फूटा, लेकिन वो एक यूट्यूब का हिस्सा है। बहरहाल आज की डिबेट को शुरू करता हूं। 4 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 4 मेहमान। चारों मेहमानों को बता दूं, मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमनीश वत्स जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत हमेशा की तरह शिवम त्यागी और तहसीन पूनावाला आमने सामने, और 2-2 मिनट में दोनों को दूंगा। दोनों 2-2 मिनट में अपनी बात रखें। तहसीन पूनावाला, ये परमाणु बम तो मतलब उसका फैक्ट चेक तो हमने करा, अब ये जो है हाइड्रोजन बम, क्या ये भाषा परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, मैं बोलूँगा तो भूकंप आ जाएगा, क्या ये सब भाषा क्या राहुल गांधी को मैचो मैन साबित करना चाहते हैं, या फिर इससे क्या इसका मायने क्या है? अशोक जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का आवाज दीजिए तहसीन पूनावाला जी की। अब आ रही है आवाज? एक बार जी तहसीन जी, थैंक यू। नहीं तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप मेरी आवाज दबा रहे हो। बट आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। आपकी आवाज में कभी दबाता नहीं हूं, इनको 2 मिनट फिर से दीजिए। नहीं, आप कभी नहीं दबाते, ये बात सही है, मैंने कहा भी पब्लिकली। बट देखिए, बात है कि जिस तरह से माननीय इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के नेता के सामने रिएक्ट किया, सबसे पहली बात उन्होंने कुछ आरोप लगाए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उन्होंने बताया कि 6 लाख में से 1 लाख वोट्स जो है डाउटफुल है। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रहा कि उनका डेटा या उनका इलेक्टोरल रोल नहीं है।
इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो एफिडेविट दे। एफिडेविट किस कानून के तहत है? जो कानून कहता है कि जब ये इलेक्ट्रोल बना आज से 3, 4, 5 साल पहले, उसके 1 महीने के भीतर आपको एफिडेविट देना होगा। खुद इलेक्शन कमीशन गलत बात कह रहा है। दूसरी बात, मैंने माननीय इलेक्शन कमिश्नर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उसमें उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट किया हवाला दिया, जो 2019 का जजमेंट है। 2018 कमलनाथ जी जब गए थे उस जजमेंट के बारे में, वो जजमेंट को मैंने पढ़ा। मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हैं कि माननीय इलेक्शन कमिश्नर गलत कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कहता है कि मशीन रीडेबल लिस्ट नहीं दिया जाए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है उस जजमेंट के अंदर कि आप प्रिवेसी को कैसे एड्रेस करेंगे, उसे देखो, कहीं नहीं कहता। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं हम मशीन रीडेबल इसलिए नहीं दे रहे, और ये कोई मजाक का विषय नहीं, क्योंकि अगर हमने मशीन रीडेबल मान लो शिवम भाई को दे दिया, तो शिवम भाई उसमें तहसीन की तस्वीर निकालते, अशोक की अगर उदाहरण तस्वीर डाल दे, तो हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज होगा। ये कौन सी बात कर रही है? आईटी देश है, इलेक्शन कमिश्नर को शोभा नहीं देता, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। चौथी बात जो उन्होंने कही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि अगर इतने सारे पीयूष है तो हम कैसे उनको पहचानेंगे? भाई पीयूष जी के सारे के एड्रेस सेम नहीं है, उनके पिताजी का नाम सेम है, तो ये कैसे बात कर रहे थे इलेक्शन कमिश्नर? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये कहते हुए कि हमारे पास ये डेटा है या नहीं है, उसको बाकी सारी चीज को एड्रेस करते। इसका मुकाबला अनुराग ठाकुर जी कहते आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में गलतियां दिखी, हमको 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में गलतियां दिखी। भाई तो आप सरकार में हो तो आप इस पर एक्शन लीजिए। अगर आपको गलतियां दिख रही, कोई चीटिंग नहीं करना चाहिए। अनुराग ठाकुर जी कह रहे सब मिलकर चीटिंग कर रहे, तो ये समझ में नहीं आ रहा इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन कह क्या रहा है, और क्यों भाजपा बार बार आते इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करिए। अगले सेगमेंट में जो आपने स्पेसिफिक आरोप लगाए मैं उस पर बातचीत करूंगा। थैंक यू अशोक जी, आप कभी मेरी आवाज नहीं दे पाते। नहीं, लेकिन जो मैंने स्पेसिफिक बात की थी, आपके 2 मिनट तो पूरे शिवम जी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन आपने मुझे हाइड्रोजन बम का जवाब नहीं दिया। हाइड्रोजन बम कैसे फोड़ा जाता है? मतलब मैं तो जानता नहीं, मैंने दुनिया में देखा नहीं कभी। मैं गांधी के रास्ते पे चलता हूँ, मुझे कोई नहीं पता बम कैसे तो मतलब आप हाइड्रोजन बम फोड़ने के पक्षधर नहीं है? मुझे दिवाली में मैं सिर्फ चकली और वो फुलझड़ी करता था, मुझे वो बम, लक्ष्मी बम भी नहीं। राहुल गांधी के परमाणु बम भी चकली बम ही निकला, वो चकली बम की तरह उसको एंजॉय कीजिए। चलिए शिवम त्यागी, वो कह रहे हैं कि भाई वही पुरानी बातें हैं कि चुनाव आयोग जो है इसमें गड़बड़ कर रहा है, वो नहीं दे रहा। आप लोगों ने भी पीसी करी, हालांकि इन बातों में बहुत बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्ड कीजिए, 2 मिनट आपके। देखिए अशोक जी, मेरी आवाज में कोई को करे तो प्लीज इसको ठीक करा दीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं बोलने की। दूध से मतलब मलाई अलग निकल के दही भी हो गई, छाछ भी हो गया, उसको इतना बिलो दिया, उसके बावजूद भी बस इसको छोड़ने को तैयार नहीं है ये लोग। अशोक जी के साथ ही 15 शो एसआईआर पे हम कर चुके, लेकिन चलिए फिर से एक बार कोशिश करते हैं। ये ना तो हाइड्रोजन बम है, ना ये परमाणु बम है, ये वो दिवाली का फूसी बम भी नहीं है। ये वही आप सही कह रहे हैं, वो चक्री है, वो थोड़ी देर के लिए चमक पैदा करती है, गायब। ये मुर्गा छाप बम भी नहीं है, ये फटते कभी नहीं। इन्होंने आकर कुछ चीजें बताई थी, पूरे देश के मीडिया ने, खुद लोगों ने, सबने आकर फैक्ट चेक कर दिया। चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया और कहा कि भाई कहीं कोई आधार नहीं है। फिर ये भी कहा कि चलो ठीक है, आपको लगता भी है 1% अगर ऐसा तो लिख कर दे दीजिए। खैर वो भी नहीं दिया। तहसीन भाई और राहुल भाई दोनों की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। तहसीन भाई तो कह रहे हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, जवाब देती है भाजपा। राहुल भाई कह रहे हैं कि मैंने ऐसा बम फोड़ा, मैंने ऐसा बोला, उसके बाद वो जवाब नहीं दे रहा। नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए भाषा थी उनकी। चोर को जब पकड़ लिया जाता है ना तो वो चुप हो जाता है, वो ऐसा ही नरेंद्र मोदी चुप हो गया है, जवाब नहीं दे रहा। ये भाषा थी राहुल गांधी की। तय करो पहले कि जवाब किससे चाहिए और किससे मिलना चाहिए, और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया। रही बात भाजपा की, जहां तक बात आप बेईमानी की बात करते हैं तो उस पर आकर हम जवाब देंगे और हमारा अधिकार है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ से लेकर इस देश के सामने अपनी ईमानदारी साबित करने और बताने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी लगातार जवाब दिया। अब आगे आ जाते हैं, आगे क्या होगा? कुछ नहीं होना। वही 4 चीजें वो उठाकर लाएंगे, वही 4 चीजें इस देश को बताएंगे, उसके बाद वही फैक्ट चेक हो जाएगी। वही रंजू देवी की तरह के जी ये तो 115 साल की हैं, फिर उनके ससुर आकर बताएंगे, वही और बाकी जितने भी लोग हैं उनके परिवार आकर बताएंगे। मेरा एक ही निवेदन है, एक क्रेडिबल आदमी की क्रेडिबिलिटी टेस्ट तब होती है जब वो तथ्यों के साथ बैक करे। अशोक श्रीवास्तव जी अपने शो में बैठकर कुछ भी बोले, आजाद है, बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो पेपर लेकर बैठे हुए हैं तो उनको झूठा नहीं साबित किया जा सकता। अगर राहुल गांधी को कुछ भी लगता है कि गलत है तो एक पेपर दे दे, क्योंकि जिन चीजों पर वो आरोप लगा रहे हैं वो तो साबित हो ही नहीं रहा। ओके, आपके 2 मिनट पूरे हुए, 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा हुए, इसलिए तहसीन से एक काउंटर क्वेश्चन। तहसीन, कागज नहीं दिखाएंगे,
ये पूरा लग रहा है कि देश में वही शो चल रहा है। मतलब आप कागज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दिखाते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग कहता है कि आइए हमारे पास शपथ पत्र भी छोड़ दीजिए, मैं तो चिट्ठी लेकर भी बैठा हूं, 12 जून की चिट्ठी थी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया था कि आइए बैठकर डिस्कस कीजिए, क्या आपकी समस्या है वो बताइए। चुनाव आयोग ने 12 जून को चिट्ठी लिखी, ना आप चिट्ठी का जवाब देंगे, ना आप जो है जाकर बात करेंगे, लेकिन आप बस परमाणु बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। ये तो राजनीति में नहीं होना चाहिए ना। नहीं, इस चिट्ठी का जवाब दिया था कांग्रेस ने। एक इलेक्शन और ईसी को लेकर एक ग्रुप बनाया है। राहुल गांधी ने कोई चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस ने एक ग्रुप बनाया जो इलेक्शन कमीशन और इन मुद्दों को लेकर एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप ने इसका जवाब दिया था कि हम आना चाहते हैं, लेकिन आप हमें मशीन रीडेबल लिस्ट दीजिए। उसका माननीय इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो गलत था, तो वो बात मैंने बता दी। लेकिन देखो, मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। आपने एक क्लैरिफिकेशन बताया एक व्यक्ति का, जिन्होंने कहा कि मेरे चार जगह पे मैं रजिस्टर हुआ, फिर मैंने फॉर्म 7 भरते, मैंने अपने नाम निकाल दिए। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि एक व्यक्ति था जो उसका पहले उत्तर प्रदेश में वोट था, फिर मुंबई में था, फिर बैंगलोर में था और फिर बेंगलुरु में था, और ये चारों बार चुनाव के पहले। आप शायद गुरमीत सिंह की बात कर रहे हैं। नहीं, गुरमीत सिंह के नहीं, फिर वो श्रीवास्तव था। और अभी आदित्य श्रीवास्तव, देखिए इसका भी फैक्ट चेक मेरे हाथ में है। नहीं, मैं मानता हूं ना फैक्ट चेक। तो मैं एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूं। ये आदित्य श्रीवास्तव का भी फैक्ट चेक है और ये हमारा फैक्ट चेक नहीं है। फैक्ट चेक हुआ और फैक्ट चेक की लास्ट लाइन है इसमें, जिसमें राहुल गांधी का दावा गलत पाया गया। ये राहुल गांधी का फैक्ट चेक पूरा मीडिया कर रहा है, और अकेले हम लोग नहीं कर रहे, सब लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। आप आरोप पे आरोप लगाते रहे, आरोप लगा के भाग जाते रहे। ये तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति है ना, कि आरोप लगाओ भाग जाओ। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है, आप लोग कोर्ट में चलो जाओ, कोर्ट में मामला चल रहा है SIR का, कोर्ट ने क्या कहा वो आपको सब मालूम है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास रास्ता है, चुनाव आयोग में जाओ। आपने कहा बुलाया, हमने कमेटी बनाई, 30 लोगों को बुलाया, चुनाव आयोग ने 300 लोग वहां जा रहे थे। अब ये सब कैसे तरीका, ये तो पूरी राजनीति चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करने की है। नहीं, लेकिन मैं जेन्युइनली को कभी भी मैंने अपने जीवन में एक इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं देखा जो इतना कॉन्फ्रंटेशनल हो। ये न्यूट्रल अंपायर की तरह होना चाहिए। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते विपक्ष को गलत तथ्यों पे लिया जा रहा है, मैं ऑनेस्टली मानता हूं ये देश के लिए सही नहीं। इलेक्शन कमीशन का एक डेटा था, इलेक्शन कमीशन का एक रोल है। अगर वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर रहा है, अगर वो कह रहा है वोटर रीडेबल नहीं देगी, अगर इस तरह की बातें कर रहा है कि अगर मैंने आपको वोटर रीडेबल दे दिया, आप अशोक जी का नाम चेंज करते शिवम का नाम डाल दे, तो हमारा डेटा करप्ट होगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हंसने वाली बात है। भारत के चुनाव, हाँ शिवम जी आ रहा हूं एक कमेंट के साथ। भारत के चुनाव आयोग ने ऐसे विपक्ष के नेता कभी भी नहीं देखे होंगे। भारत का जो चुनाव आयोग है, अब तक ऐसे विपक्ष के नेता कभी नहीं देखे होंगे जो सीधा चुनाव आयोग को चोर कहें, चुनाव आयोग को कहें लुटेरे हैं, चुनाव आयोग को कहें ऐसा भी विपक्ष। तो फिर आखिर चुनाव आयोग कब तक सुनेगा? उसको रिस्पॉन्ड करने का हक है ना। अगर आप रोज एक पॉलिटिकल पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, रोज यात्राएं करके चुनाव आयोग को और उनका पूरा इकोसिस्टम चुनाव आयुक्तों को जलाने की बात करें, उनकी फैमिली को आप घसीटे इस पूरी लड़ाई में, आप चुनाव आयोग का दफ्तर जलाने की बात करें, तो चुनाव आयोग क्यों खामोश रहेगा? मैं एक लाइन बोलूं जल्दी से, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि जो उनकी बेटी को टारगेट किया गया नोएडा की जो डीएम है वो बिल्कुल गलत है। आई डोंट अग्री विद इट। शी इज अ सर्विंग ऑफिसर, उसने एक बहुत कठिन एग्जाम देते वो पास हुई। आई डोंट अग्री विद इट। लेकिन मैं दोबारा से ये बात कह रहा हूं, ये देश ने ऐसा भी नहीं दिखा। सारे विपक्षियों ने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे, कन्फ्रंटेशन आज तक नहीं दिखा। बहुत सारे इलेक्शन कमीशन आए, जिस हद तक इलेक्शन कमीशन ज्यादा कन्फ्रंटेशन करने के लिए, मुझे लगता है वो गलत है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है। 70,000 हमने कंप्लेन दी है SIR को लेकर, 70,000, एक भी एड्रेस नहीं हो। आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते एक भी कंप्लेन 70,000 या 79,000? वो तो अभी 89,000 होगा। मैं 70,000 का डेटा दे रहा हूँ, 89,000 अभी हुआ होगा। ये कंप्लेन दिया हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है, उसको एड्रेस नहीं करे, फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते एक भी नहीं मिला। ये तो गलत है ना। 70,000 से 70 लाख का ऑलमोस्ट 10% हो, 1% हो गया। 1% शिवम रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले तो मैं तो नोएडा में ही रहता हूँ, सही बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो बेटी है मेधा रूपम जी, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उनको टारगेट किया, उनके परिवार को टारगेट किया, उनके हस्बैंड को टारगेट किया, उनकी दूसरी बेटी को टारगेट किया, उसके हस्बैंड को टारगेट किया। क्या ही कर रहे हैं आप? एक और चीज पर आना चाहता हूँ। इस देश में 70 साल, करीब 58 साल तो अप्रोक्सीमेटली एक ही परिवार रहा सरकार में।
और भाजपा लगातार विरोध में रही, जनसंघ हमेशा ऑपोजिशन में रहा, लेकिन हमने तो कभी ये सब नहीं कहा। और आज तो चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट हैं और प्राइवेट मीडिया से लेकर सब कुछ है। एक जमाने में इस देश में गांधी खानदान सही बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर देता था, वही इलेक्शन करा देते थे, वही सारी चीजें करा देते थे, बावजूद उसके कभी सरकार सवाल नहीं उठाया हमने इलेक्शन कमीशन पर। हाँ, इश्यूज जरूर रहे, उनको हमेशा एड्रेस किया गया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम इन सब की टेक्निकलिटीज में जा चुके हैं, चाहे जो है वो रीडेबल फॉर्म का विषय, रीडेबल फॉर्म में डेटा तहसीन भाई देना संभव नहीं है। कैसे? जिस दिन उस रीडेबल फॉर्म में उस पर एक्सेल लगना शुरू हो गया, उस दिन आपकी कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी जा सकती है और उसको कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? आप उदाहरण दीजिए मुझे। एक चीज बताइए, तहसीन जी का पूरा रीडेबल फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में अगर डेटा दे दिया, आदमी विंडो लगाकर उस पे आपके नाम के आगे कुछ भी करके मिसयूज कर ले जाएगा। तो कुछ एक भी, सेकंड, इसका जवाब मतलब, एक सेकंड मतलब क्या, मैं एक सेकंड जवाब दे देता हूं। देता एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर आपको ये लगता है कि आप इस बात से इस देश को समझाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को समझा दीजिए ना। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बायस्ड है? अब इसके आगे तो फिर तर्क ही करना बेकार है भाई। यहां पर आपने अशोक जी को कह दिया बायस्ड है, मीडिया को कह दिया बायस्ड है, इलेक्शन कमीशन को कह दिया बायस्ड है, लोअर कोर्ट को कह दिया बायस्ड है, जो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दे वो जज, उनको कह दिया बायस्ड है, इस देश के हर एक संस्थान को आपने कह दिया बायस्ड है। अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी बायस्ड कह दें तो अब भैया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके तो ये फैसला होगा नहीं। अब आपको देश के संस्थानों पर ही विश्वास नहीं रहा तो क्या करें? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आपको संस्थाओं में तो विश्वास रखना पड़ेगा ही, जैसे हम रखते थे। हाँ, आपके अगर कोई चीजें हैं, कोई विषय है, कोई इशू है, आप उठाइए और उसको कोर्ट लेकर जाइए। मैं मानता हूं कि ये सिर्फ एक एजेंडा डिस्क्रेडिट करने का है इस देश के चीफ इलेक्शन कमीशन और पूरे इलेक्शन कमीशन को। आप मीडिया को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। ये तो अशोक जी के लिए जो फूल जैसी बातें आप करते हैं ना, ये भी इकलौते आप ही हैं। वरना किसी प्रवक्ता को उठाकर देख लीजिए, गालियों के अलावा एंकरों को मिलता क्या है, चैनल को मिलता क्या है, इलेक्शन कमीशन को मिलता क्या है, कोर्ट को मिलता क्या है? गालियां। यही हो रहा है कि इस देश में एक एक संस्था को इतना डिस्क्रेडिट कर दो कि जनता एनार्की वाले माहौल में आ जाए, और बार बार इसीलिए बांग्लादेश का एग्जांपल दिया भी जाता है। मैं यही बात आज जो है फैक्ट परफेक्ट में रखूंगा कि कैसे ये डिस्क्रेडिट करने की, इलेक्शन कमीशन ही नहीं बल्कि भारत की डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट करने की लड़ाई है। आपको बिहार चुनाव, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, आपने लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, बिल्कुल आपको निकालनी चाहिए, जनता के बीच जाएंगे, शायद उसके कारण आपको 99 सीटें मिली। अब आपको बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालनी है, बिल्कुल निकालिए, ताकि हो सकता है बिहार में आपकी सरकार बने अगर आप जनता के बीच जाएंगे। लेकिन सवाल है उसके लिए चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करना, चुनाव आयोग को चोर कहना, प्रधानमंत्री की मां को गालियां देना, ये सब क्यों जरूरत है? इसके बिना भी चुनाव जीता जा सकता है। प्रेम कुमार जी, चुनाव जीतने के लिए ठीक है सब पार्टियां अपना करती हैं, लेकिन सीधा सीधा चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने से आपको लगता है, क्योंकि मैं तो फिर कह रहा हूं, मैं आज वो वीडियो देख रहा था, संभवतः आपने भी देखी होगी, जो आदमी वहां पर कांग्रेस के इकोसिस्टम का व्यक्ति जो वहां पर टेंट लगाने वालों से पूछ रहा है, टेंट लगाने वाले कह रहे हैं नहीं जी बहुत बढ़िया से सरकार चल रही है और हमारा किसी का, हम तो बहुत समय से वोट दे रहे हैं और किसी का वोट नहीं कटा। चलिए अशोक जी, आपके अपने अपने अनुभव हैं, कई तरह के वॉक्स पॉप आते हैं जिसमें एक तरफ पब्लिक सरकार के खिलाफ बोल रही होती है, किसी में पब्लिक विपक्ष के साथ बोल रही होती है, दोनों बातें आती हैं, आपका अनुभव है। लेकिन चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करने का काम किसने किया? चुनाव आयोग का जो कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत, इनकी नियुक्ति का प्रोसेस किसने बदला? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन को होना था, इस नियम को किसने बदला? पीएम और एचएम मिल करके लीडर ऑफ अपोजिशन की मौजूदगी को शून्य बना देना और मन मुताबिक चुनाव आयोग को नियुक्त करना। यहां पर डिस्क्रेडिट हुआ चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के सामने शिकायतें ले जाने से चुनाव आयोग डिस्क्रेडिट नहीं होता है। भाई ये कहने से कि कर्नाटक में एक विधानसभा में 6 लाख में से 1 लाख वोटर्स जो हैं इलीगल वोटर्स हैं या उसमें खामियां हैं, ये बोलने से चुनाव आयोग डिस्क्रेडिट नहीं होता है। जब 65 लाख लोगों के वोट कट जाते हैं, वो सब वोटर हैं और अचानक से कट जाते हैं, वोटर लिस्ट बदल दिए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट बदलने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। वोटर लिस्ट संशोधित करने, उसको प्यूरिफाई करने का की परंपरा और अधिकार है।
लेकिन जब एक वोटर 3 बार 4 बार वोट दे चुका है, उसका किसी भी तरीके से नाम कट जाए, फिर उसी पर ओनस आए कि तुम ही बताओ, तुम ही शिकायत लिखो कि हमारा नाम कट गया प्रेम है। जी एक सवाल का जवाब दें, प्रेम जी एक सवाल का जवाब दें। अभी जब पूरी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी ना, तो उसमें दरभंगा के अंदर एक महिला जो है उसका नाम काटा गया, और जब उस महिला की तलाश शुरू हुई तो पता चला दरभंगा की वो महिला 1960 से भारत में रह रही थी, हर चुनाव वोट कर रही थी, लेकिन वो मूलतः पाकिस्तानी थी। उसने अपना वीजा फाड़ के फेंक दिया था और भारत के चुनाव में वोट कर रही थी। भारत के सारे दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज उसने बना लिए थे। क्या उसको वोट दे रहा है कि वो 1960 से वोट दे रही है, इस तर्क के आधार पर उसका वोट संशोधित करना चाहिए, या उसको 60 से वोट कर रही है इसलिए उसे 2025 में भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए? बताइए। देखिए, संशोधित करना और वोटर बदलना, वोटर लिस्ट बदलने का राइट नहीं सर, है। वोटर लिस्ट बदलना कैसे हुआ? अगर आप उसमें, मैंने तो एक, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, और मैंने तो एक दरभंगा की महिला का उदाहरण दिया। ऐसे लाखों हो सकते हैं और होंगे। अगर उनके नाम को काटा जा रहा है, अगर ऐसे लोग जो नहीं, अगर सुनिए ना, वो डेटा आपको भी पता है, 20-22 लाख ऐसे लोग जो मृत हो गए, जो आज नहीं है, अगर उनके नाम काट दिए गए, चुनाव आयोग ने 4 सवाल पूछे थे, बड़े सिंपल सवाल थे। जो लोग जिनके नाम जो लोग मृत हो गए उनके नाम काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए। दूसरा सवाल यह था, जो लोग स्थानांतरित हो गए, परमानेंट स्थानांतरित हो गए, उनके नाम काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए। तो ये जो है वोटर लिस्ट बदलना कैसे हुआ? ये थोड़ी वोटर लिस्ट बदलना वो होता है कि प्रेम कुमार का नाम काटकर अशोक श्रीवास्तव का नाम जोड़ दिया जाए। वोटर लिस्ट बदलना वो होता है। लेकिन अगर अशोक श्रीवास्तव जो है परमानेंट रूप से स्थायी निवासी नहीं रहा तो उसका नाम कटेगा ही कटेगा, और अगर रमनीश वत्स जाके वहां रहने लगे तो उनका नाम जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इसमें क्या आपत्ति है? देखिए अशोक जी, मैं जब बोल रहा हूं, आपने बहुत सारे उदाहरण रखे, वोटर लिस्ट बदलने को मुझे समझाने दीजिए। बताइए, समझाइए कैसे वोटर लिस्ट बदलने को लेके आपने एक उदाहरण दिए जो पाकिस्तान चला गया वगैरह, लेकिन ज्यादातर नाम अगर वोटर लिस्ट में हमने वोट दिया, प्रेम कुमार लगातार वोट दे रहा है और प्रेम कुमार का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो ये वोटर लिस्ट बदलना कहा जाएगा, संशोधन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम वोटर नहीं रह गए, जबकि हम जीवित हैं, जिंदा है, खड़े हैं। और ऐसे सबूत तो अदालत में पेश किए गए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए जिंदा सबूत पेश किए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था फिर? मृत बताया गया सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ये भी बताइए ना, आधी अधूरी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? पेश किए गए थे, आधी अधूरी बात नहीं, आधे अगर पेश किए गए, उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा? एक मिनट आ रहा हूं शिवम जी, कोर्ट ने क्या कहा मुझे बता दीजिए, देश को बता दीजिए अपने मुंह से कि जब ये पेश किए गए तो कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, आप बताइए, आप किस मंशा से कौन सी बात याद दिलाना चाहते हैं? आपको याद नहीं है? आपने उतना याद रखा जो आपको याद रहा। कोर्ट ने कहा यहां पर, कोर्ट ने कहा कि जाइए प्रक्रिया का पालन कीजिए, और यह प्रक्रिया जो है उसका कागज है मेरे पास, आज की तारीख है, 30 दिन दिए गए थे। 30 दिन के अंदर ये जो रिकॉर्ड है, 30 दिन के अंदर सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टियों ने, बीजेपी ने 16 कंप्लेंट दर्ज करवाई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिन उसने 103 शिकायतें दर्ज कराई। आपके 65,000 बूथ लेवल, सर सुनिए तो सही, बूथ लेवल एजेंट आपके जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे, वो भारत वोटर अधिकार यात्रा में जो है गालियां दे रहे हैं, वो झंडा फहरा रहे हैं, चुनाव आयोग के पास नहीं जा रहे। अगर प्रेम कुमार का वोट कट गया, एक मिनट, अगर प्रेम कुमार का वोट कट गया है तो प्रेम कुमार भारत वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे कि प्रेम कुमार जाकर अपने बीएलए या बीएलओ के पास जाकर अपना नाम लिखवाएंगे कि भाई ये रहे मेरे कागज, मेरा नाम लिखिए? इसी बात का, ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं, कल की घटना देख लीजिए, चुनाव आयोग ने भी उस पर नोटिफिकेशन दिया, अपनी बात रखी, और पवन खेड़ा और कांग्रेस की तरफ से भी बात रखी गई। 89 लाख शिकायतें उन्होंने रखी। फिर बोलने दीजिए, आप तुरंत बोलने लगते तो मैं कैसे कहां रखी सर? मैं आप ही कहां रखी सर? रहूंगा मैं, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। अरे कहां रखी? चुनाव आयोग को भी, चुनाव आयोग को भी शिकायतें पहुंची। सर ऐसे नहीं होगा, प्लीज मुझे कम से कम 1-2 लाइन तो बोलने। अरे सर, मैं आप तो 3-4 मिनट से आप ही से बात कर रहा हूं और मैंने तो बीच में 1-2, आप खुद बोल रहे हैं, मैं तो कहां बोल रहा हूं सर? टाइम निकाल कर देख लीजिए। आपने पहले क्या कहा? सर सुनिए ना, एक मिनट प्रेम जी सुनिए, मैं आपको 30 सेकंड आखिरी सुनिए, नहीं मैं आपको 30 सेकंड आखिरी दूंगा, मैं आपको इसके बाद अपना सवाल 30 सेकंड आखिरी आपको दूंगा। आपने पहले कहा
कि चुनाव आयोग में जो है सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, लेकिन आप बड़ी कन्वीनियंटली ये भूल गए कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपके पर्चे सही थे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कह दिया कि एसआईआर प्रक्रिया हम रद्द कर देते हैं। उसके बाद अब आपने बड़ी कन्वीनियंटली कह दिया कि चुनाव आयोग के पास दरअसल जो है ये कांग्रेस ने इतने रखे, लेकिन चुनाव आयोग को उनमें से एक भी कागज नहीं मिला, वो आपने नहीं बताया। अब उम्मीद करूंगा पूरी बात बताएंगे। 30 सेकंड आपके, बोलिए। देखिए, चर्चा इसी का नाम होता है। हम एक तर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए हम अपने तथ्य रखेंगे। आपको लगता है आप अपने तथ्य रखिए। मैं कह रहा हूं कि कल की घटना है, पवन खेड़ा ने कांग्रेस के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि 89 लाख शिकायतें हम लेकर गए, बीएलए भी देने की कोशिश कर रहा था, बीएलए के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो जिला अध्यक्ष के माध्यम से उन्होंने ये शिकायतें दी और उन शिकायतों को रिसीव किया गया। ये बात भी कही गई। चुनाव आयोग ने जो भी स्पष्टीकरण दिया उसने भी कहा कि रिसीव तो किया है, लेकिन उनका कहना कि फॉर्मेट सही नहीं था। प्रश्न ये है कि मतदाताओं का नाम भी आप ही काटेंगे और मतदाताओं को इस फॉर्मेट में शिकायत करो, उस फॉर्मेट में शिकायत करो, उनको परेशान भी आप ही करेंगे। शिवम त्यागी, मैं प्रेम जी से काफी खुश हुआ, मेरे बड़े भाई हैं। एक तो मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि एटलीस्ट उनको जो है नवासी बोलना आता है। अगली बार जब पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो मेरा निवेदन है प्रेम कुमार जी उनके बराबर में रहे। कल पूछ रहे थे, कह रहे वो 89 को हिंदी में क्या कहते हैं जरा बताना, 89। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाइए और करेक्शन से संबंधित कोई भी इशू अगर है वहां से फॉर्म 8 पुल आउट कीजिए और उसको भर दीजिए। बहुत सीधा तरीका है, लेकिन आप उसको नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि बूथ लेवल एजेंट्स आपके लेकर जाएं। शिकायतें नहीं ली गई तो जाहिर है एक सर्टेन फॉर्मेट है जिसके बिना तो अगर आप इंटरनेट पर भी शिकायत अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो बिना फॉर्मेट के नहीं हो सकती। हर एक रिपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। उसमें कोई इलेक्शन कमीशन या फिर बीएलओ ने कोई हेराफेरी नहीं करी है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि खासतौर पर कांग्रेस की शिकायतें नहीं ली गई या आरजेडी की शिकायतें ली गई, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके फॉर्मेट गलत थे। मैं फिर से कह रहा हूं, आप फॉर्म 8 पुल आउट कीजिए, उसमें अपने करेक्शंस भरिए और उसको सबमिट कर दीजिए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ और चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक और बात प्रेम कुमार जी ने कही कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं, ये इलेक्शन कमीशन को बदलने का काम किसने किया। इलेक्शन कमीशन इस देश का, मैंने शुरुआत में यही कहा, आप शायद थे या नहीं थे, इलेक्शन कमीशन इस देश का टीएन सेशन जी से पहले कैसे चलता है इस देश ने देखा है। उस चीज को देखने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ सिंह जी, ये सब लोग उसी दौर से निकलकर विपक्ष से होकर आए हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ एक आदमी नियुक्त कर देता था। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं कहा कि बेईमानी हो रही है, चोरी हो रही है, धोखा हो रहा है, लूट हो रही है, पूरी दुनिया में बात ऐसा नहीं हो भाई। आप मुझसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, आप इस बात को जानते हैं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। यहां पर आज तक जितने भी क्लेम्स राहुल गांधी या फिर किसी व्यक्ति ने लगाए वो सारे फर्जी साबित हुए। मैं मानता हूं कि एक एक क्लेम सही है, हाइपोथेटिकली मान लीजिए, तो लिख कर दे दीजिए। अगर आपको अपने क्लेम्स पर इतना कॉन्फिडेंस है, अपने डेटा पर इतना कॉन्फिडेंस है, तो क्या दिक्कत है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि प्रेम जी ने कहा कि भाई जो 4-4 वोट्स, भाई इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बात कही, पूरे देश में शिकायतें भाजपा की तरफ से भी हैं, शिकायतें कांग्रेस की तरफ से भी हैं, शिकायतें आरजेडी की तरफ से भी हैं, शिकायतें आरएलडी की तरफ से भी हैं, शिकायतें टीएमसी की तरफ से भी हैं। हर पार्टी की तरफ से अगर शिकायत है लगातार फर्जी वोट्स की, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पूरे देश में एसआईआर करेंगे, एक न्यूमरेशन फॉर्म जाएगा और उस न्यूमरेशन फॉर्म को जब भर के देंगे तो बाकी की सारी जो वोट्स हैं अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ एक वोट रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा, अगर आप भी एक ही बात पर अग्री करते हैं, मैं भी एक बात पर अग्री करता हूं, तहसीन पूनावाला भी अग्री कर रहे हैं, इवन अशोक जी भी अग्री कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं होने देते एसआईआर। होने दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी सारी। लेकिन दरअसल ये है कि एजेंडा, फिर वही बताती है, एजेंडा चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को खत्म करना है। इस प्रोसेस को ना तो सुधार करना, ना फर्जी वोटर्स को हटाना, ये कोई एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा ही सिर्फ इस मैं इस बिंदु पर आऊंगा। देखिए, चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करना, और मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपको वो फैक्ट पर फैक्ट में बताऊंगा। क्या हम में से जानते हैं कोई चुनाव आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग ने, जिसको लगातार डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है, उसने कितने देशों में
जो चुनाव कर्मचारी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी है, उनको प्रशिक्षित किया है। एक गेस कीजिए आप, मैं आपको फैक्ट परफेक्ट में बताऊंगा कि जिस चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है, उस चुनाव आयोग से दुनिया के कितने देश सीख रहे हैं वो आपको पता चलेगा। और मैं एक ब्रेक लेने से पहले यह भी बता दूं कि सवाल यह है कि एक बात कांग्रेस कहती है, एक बात चुनाव आयोग कहता है। अब सवाल जनता के सामने यह है कि भाई किसको सही माना जाए, यह फैसला जनता को करना है। लेकिन होता क्या है, जयराम रमेश आते हैं, वो कहते हैं कि ईवीएम को लेकर हम सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे 2024 के चुनाव के बाद। ईवीएम का मुद्दा बंद। आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया जाता है कि आदित्य श्रीवास्तव जो फर्जी वोटर था, उनका फैक्ट चेक आदित्य श्रीवास्तव पर राहुल गांधी का दावा गलत पाया गया। उसके बाद मिंता देवी को लेकर के जो है पूरे विपक्ष ने मुद्दा बनाया। मिंता देवी ने कहा प्रियंका राहुल कौन होते हैं मेरे बारे में बोलने के लिए, मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं, मुद्दा खत्म। रंजू देवी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं और राहुल गांधी उनसे कहलवाते हैं कि उनका नाम काट दिया, गरीबों का नाम काट दिया। रंजू देवी ने कहा कि उनको कोई एक जो है लोकल आदमी ले गया था, कहा था ये बोल दो, रंजू देवी का नाम चुनाव आयोग में था। राहुल गांधी के उसमें अमन कुमार नाम का व्यक्ति आता है, वो कहता है हाँ हमको पता है, राहुल गांधी के सामने वो कहता है और राहुल गांधी से उनसे कहलवाया जाता है। ये अमन कुमार कहते हैं कि हाँ गरीबों का वोट काटने का मतलब एसआईआर है, लेकिन पता चला कि इसका नाम वोटर लिस्ट में है अमन कुमार। उसके बाद बिहार में 20 साल से एक मकान को लेकर, बंद मकान का दावा किया जा रहा था कांग्रेस के हैंडल से, इस दावे की भी सच आपके सामने होगी। तो देश की जनता तय कर ले कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और किसके बार बार फैक्ट चेक हो रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 670 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं फिर नया बम। और ये चुनाव है, ये जंग बिहार चुनाव के लिए जो है तैयारियां चल रही हैं। लेकिन उस बीच राहुल गांधी ने पहले परमाणु बम फोड़ने की बात की थी, अब वो कह रहे हैं हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तो ये कौन से बम बार बार फट रहे हैं? और ये चुनाव है कि जंग है जहां बड़े बड़े बम जो है फोड़ने की बातें की जा रही है? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पूछा था, क्या आपको बता सकते हैं कि भारत का चुनाव आयोग जिसको डिस्क्रेडिट करने की और भारत की डेमोक्रेसी
जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसको डिस्क्रेडिट करने की जो पूरी की पूरी विपक्ष द्वारा कोशिश चल रही है, उस पर आप क्या मत रखते हैं बताइएगा। साथ साथ ये भी बताइए कि भारत का चुनाव आयोग जो है कितने देशों के लोगों को चुनाव के लिए प्रशिक्षित करता है। इस सवाल आपके सामने था, अगर आपका जवाब तलाश लिया हो तो ठीक है, कल्पना कीजिएगा और गेस कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। चलिए फैक्ट परफेक्ट में आपको बता रहा हूं किस तरह से भारत के जो है चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश चल रही है, डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश। मोदी वर्सेस राहुल गांधी की चुनावी लड़ाई में राहुल अब तक 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी की जो चुनाव है, 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। भारत की डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से राहुल गांधी मोदी को हरा नहीं पा रहे। ये 90 चुनाव के नतीजे हमें बता रहे हैं। इसलिए राहुल अब भारतीय डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पूरी की पूरी मुहिम है भारतीय डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट करना। राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने पहले ईवीएम हैक करने की फेक न्यूज फैलाई कि ईवीएम हैक हो जाती है, मोदी इसलिए जीत जाते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट सहित देश की तमाम अदालतों में यह फेक नैरेटिव एक्सपोज हो गया। और जब ईवीएम का नैरेटिव एक्सपोज हो गया, गुब्बारा फट गया, तो ईवीएम को छोड़ करके राहुल गांधी के पीछे भागे चुनाव आयोग के। 2022 में राहुल गांधी ने विदेशी सरजमी पे जाकर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। विदेशी सरजमी पे कहा भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। इतना ही नहीं, राहुल ने पश्चिमी देशों को भारत में हस्तक्षेप करने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि भाई पश्चिमी देश इसको देख रहे हैं, उनको कुछ करना चाहिए। अब राहुल वोट चोरी के नाम पर भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म करना चाहते हैं। मंशा क्या है? भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म करना। जबकि भारत का चुनाव आयोग 141 देशों के चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित कर चुका है। 141 देशों के जो है कर्मी उनको प्रशिक्षित किया है। चुनाव आयोग ने 12 जून को चिट्ठी भेजकर राहुल गांधी को बुलाया कि अपनी शिकायतें लेकर आए। राहुल गांधी नहीं गए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा कि अपने आरोपों के समर्थन में शपथ पत्र दें। राहुल गांधी ने आज तक शपथ पत्र नहीं दिया। मैंने कहा सारे फैक्ट जनता के बीच में है, देश की जनता तय करे। रमनीश वत्स, क्या आपको लगता है ये पूरी जो भारत वोटर जो अधिकार यात्रा थी, इससे ये मैं कह रहा हूं कि ये राहुल निकाल रहे, तेजस्वी निकाल रहे, अच्छी बात है। पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसी चीजें करनी चाहिए। क्या उससे लगता है कि अपनी जड़ें मजबूत कर पाए हैं? नहीं, देखिए चुनावी सफर में बिल्कुल जाना चाहिए। वोट अधिकार यात्रा की बिल्कुल आजादी इनको है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के संस्कार, संस्कृति और सभ्यता का परिचय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से होना चाहिए था, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी दिख रही है। और उनके खास करके कार्यकर्ताओं को जिस तरह से उन्होंने सुलगाने का जो प्रयास किया और बिहार की जो मूल हमारी जो परंपरा रही है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का जो काम किया है राहुल गांधी, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र की कोई भाषा हो सकती है। और धमकी भरे लहजे में जिस तरह से बम गोलों की भाषा राहुल गांधी, कभी कहते हैं परमाणु बम, कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम, अब नया बम। चुनावी कोई जंग नहीं है, चुनाव है ना भाई। और बिहार की जनता जो है आपको वो अधिकार, यदि आप अधिकार की बात करें तो अधिकार को लेकर के जाइए, लेकिन अधिकार को छीनने वाले और जो कहते हैं कि राहुल तेजस्वी जो बार बार हार, जैसे ही हार मिलती है ईवीएम पर रोने लगते हैं, वोट चोरी का इल्जाम लगाने लगते हैं। लेकिन असल में जो अशोक जी देखा जाए, ये सच क्या है? ये सच है जनता इनसे वोट छीनकर प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहती है। लेकिन जनता जो क्या चाहती, क्या जनता तो विकास चाहती है ना कि वंशवाद, परिवारवाद से जिस तरह से घोटाले और भ्रष्टाचार और गुंडई और जिस तरह से जो परंपरा एक बनी रही, खास करके 90 के दशक में जो हमने देखा, और आज तक जो आरजेडी की जो मूल विरासत के रूप में वही रही है। और तेजस्वी यादव अभी कहते हैं कि 50% हम आरक्षण दे देंगे। कहां से आप दे देंगे? बाबा साहब अंबेडकर का यहाँ पे अपमान नहीं हो रहा है क्या? फिर बात करते हैं तेजस्वी यादव बताएं कि चारा घोटाला, जमीन घोटाला, नौकरी घोटाला, क्या ये बिहार का भविष्य है? आप जो बंदा मैट्रिक पास नहीं कर सकता, मैं चैलेंज करता हूं अशोक जी, मैट्रिक पास करके ये बंदा दिखा दे। जो बंदा मैट्रिक पास नहीं कर सकता है वो कैसे हमारे लिए, जब हम मार्केट में जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं अशोक जी, तो अच्छा मोल जोल कर करके अच्छा प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्या हम लैंड फॉर जॉब्स में जो है, चाहे हम आज ही देखिए जो रिवर फ्रंट घोटाला वाले आज पहुंचे हुए थे वहां पे अखिलेश यादव जी, जो आज नेशनल हेराल्ड घोटाले में जो आरोपी हैं राहुल गांधी जी, ऐसे ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। जो सनातनियों को गाली देता उन्हें दीदी स्टालिन जैसे लोगों को बुला लेते हैं। टॉयलेट क्लीनर जो सनातनियों को नहीं बल्कि बुला लेते हैं। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को कभी चोर, कभी गंवार, कभी सांप बिच्छू, ये भाषा नहीं, ये हताशा है।
और इतना ही नहीं, इन्होंने मोदी जी की मां तक जो हमला किया है वो अपनी मां और भारत मां का सम्मान नहीं कर सकते। मैं एक बात, देश का सम्मान क्या मैं करेंगे? एक बात कहूं, मैं मैं अभी मैं 2 घंटे पहले पर सवाल उठाना, ओके, मैं अभी 2 घंटे पहले एक टेलीविजन, सुनिए 1 मिनट, मैं अभी 2 घंटे पहले एक टेलीविजन चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को सुनकर आ रहा हूं। आलोक शर्मा आज भी उसी झूठ को फैला रहे थे जो 3 दिन पहले बोला गया था। आलोक शर्मा ने कहा जिसने गाली दी वो तो बीजेपी का आदमी था, बीजेपी का आदमी प्लांट किया गया था। मेरे पास बिहार की एक अखबार की खबर है और यह खबर क्या कहती है, पीएम को अपशब्द कहने की पहले से तैयारी थी, बाकायदा उसका रिहर्सल हुआ था। यह बिहार का अखबार है जो बता रहा है बाकायदा रिहर्सल हुआ था प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने का और यह तय किया गया था इसको वायरल करेंगे। क्योंकि मैं आपको यह बता चुका हूं कि कांग्रेस में सीढ़ियां चढ़नी है, अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो आपको प्रधानमंत्री मोदी को उनको गालियां देनी होंगी। ऐसा करके आप ऊपर चढ़ेंगे, आपका पद सुरक्षित रहेगा। तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, हाँ 1 मिनट, शिवम तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, मेरा प्रोड्यूसर सुन रहे हैं, मैं तहसीन पूनावाला नाम ले रहा हूं, उनको दिखाइए। जी अशोक जी, जी अशोक जी, तहसीन पूनावाला। ये फिर से कह रहा हूं, चुनाव आयोग को इस तरह से डिस्क्रेडिट करने की लड़ाई ये भारत के हित में नहीं है। आप बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। मैं नहीं सोचता हूँ कि माननीय विपक्ष के नेता भारत को बांग्लादेश या किसी और मुल्क के साथ उसकी तुलना करे या बनाना चाहते। वो इनफैक्ट लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत करना चाहते। अगर वे कह रहे कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 लाख में से 1 लाख वोटों में दिक्कत है, तो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी कहते हैं हमने 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी, वहां पर भी दिक्कत है। ये कौन सा तर्क हुआ? दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इलेक्शन कमीशन ने और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने समझाया कि 0 नंबर का जो घर है जो राहुल गांधी जी ने पोस्ट किया, ये उन लोगों का है जिनके पास कोई एड्रेस नहीं है, जो घर पे रहते। मैं मानता हूं आधार जो है ये सिटीजनशिप, नागरिकता का प्रूफ नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी और रेसिडेंस का प्रूफ है। आधार में मुझे कोई दिखा दीजिए 0 नंबर का, या शिवम भाई को लाइए स्क्रीन पे एक आधार दिखा दीजिए जिससे 0 नंबर का एड्रेस है, एक दिखा दीजिए। मैं मानता हूं नागरिकता का प्रमाण नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन एड्रेस और आइडेंटिटी का है। 0 नंबर एक आधार पे दिखा दीजिए। आप कैसे बात करें? इलेक्शन कमिश्नर जी, अच्छा सामने आकर कहना चाहिए हम आपके साथ काम करें। तहसीन जी, ये कहने के बदले वो विपक्ष को अटैक करें। तहसीन जी, ये वोट चोरी का जो बम फोड़ा गया, ये कर्नाटक से फोड़ा गया ना। कर्नाटक में तो वहां पर कांग्रेस की सरकार है। मुझे आज बताइए कि कर्नाटक में जो वोट चोरी की गड़बड़ी कर रहे थे, जो सारे कांग्रेस के अधिकारी थे, जिसको लेकर राजन्ना ने भी कहा कि हमारी नाक के नीचे हो रहा था, उनमें से कितने लोगों पर अब तक एक्शन लिया गया? जरा मुझे बताइए। ये करना चाहिए सिद्धरामैया जी, बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर ये मुख्यमंत्री को करना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और विपक्ष के नेता ने एक आरोप लगाया एक प्रदेश को लेकर जहां पर उनकी सरकार है, देखो ये ऑब्वियसली इलेक्शन कमिश्नर नहीं कर रहा है, ये स्टेट लेवल ऑफिसर्स ने किया है। अगर उनके इशारे पर किया, एक डीएम को तो कम से कम आप सस्पेंड करके जेल में डालिए ताकि ये वैसे जाए। ये आपका कर्तव्य है, ये मैं मानता हूं। राहुल गांधी कर्नाटक में किसी डीएम को सस्पेंड नहीं करेंगे, लेकिन केंद्र में आएंगे तो सारे चुनाव आयोग के पूरे घर के बदल देंगे। शिवम, देखिए यही तो बात है, जहां कांग्रेस की गलती की बात पूछो आप तहसीन भाई से, वहां वो भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हैं, वहां शिवम त्यागी की जरूरत नहीं रह जाती। मैं क्या बोल जहां बात भाजपा को कुछ कहने की, कहते नहीं ये भी गलत, ये दोनों तरफ नहीं हो सकते भाई। एक तरफ सस्पेंड करो, कांग्रेस वाले को भी नहीं मान रहे, एक तरफ कह रहे कि नहीं गड़बड़ी है, वो भाजपा नहीं मान रहे, मतलब दोनों तरफ एडवोकेट खेल देते हैं। बताओ इस बात का क्या आ गया? तो ये मेरी माँ कहती है कि हार आपको विनम्र बनाती है और जीत आपको अहंकारी। 90 चुनाव हारने वाले राहुल गांधी अभी तक शायद नफरती थे प्रधानमंत्री के प्रति। आजकल की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि जहरीले हो गए। वो जब भी बोल रहे हैं सिर्फ जहर उगल रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। नौशाद जो व्यक्ति है, जो इनकी पूरी रैलियों का, सब चीजों का संवर्धन करता है, देखरेख करता है, वो राहुल गांधी का बेहद करीबी आदमी है। क्या शहजाद भाई नहीं जानते? एक चीज बताइए, वो व्यक्ति जो बायजू राहुल गांधी का सिक्योरिटी हेड है, बायजू और ये नौशाद मिलकर ये कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे बाहुबली को स्टेज से फेंक देते हैं। और वो रिजवी जिसने प्रधानमंत्री जी की माता जी की गाली को, प्रधानमंत्री जी की माता जी की गाली थी, वो स्टेज पे पहुंच गया। कैसे पहुंच गया भाई? 4-4, 5-5 बार के सांसदों को तो आप उठाकर फेंक दे रहे हो, और एक आदमी जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है स्टेज पर पहुंचा जा रहा है, कैसे पहुंच गया? पहुंचाया गया, गाली दिलवाने के लिए। और एक और चीज कहना चाहता हूं, ये कोई एक बात नहीं है, ये सीरियल ऑफेंडर आदमी है। मैंने बोला उसको, प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं राहुल गांधी, मैंने बोला उसको
कि वो क्यों डर रहा है, वो क्यों डर रहा है, किस तरह की भाषा। घर में नहीं बोलता कोई इंसान, अपने से छोटे के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करता। आप उनकी भाषा उठाकर देखिए, मैं वही कह रहा हूं, वो इस समय नफरती नहीं जहरीले हो गए हैं। और ये इस देश के लिए खतरनाक है कि हारता हुआ आदमी जहां विनम्र होना चाहिए, उन्होंने अपने अंदर इतना जहर डाल दिया इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर के उनकी भाषा इतना गिर गया है कि साथ पर ऐसी बातें नहीं करते लोग। ओके, मैं ये बात पूछूंगा तीन चीजें, ये फिर कहेंगे हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बताऊं, जो अभी तहसीन जी ने कहा कि भैया वो राहुल गांधी ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूं कि इन सब से हासिल क्या करना चाहते हैं आप, ये सोचिए कि भारत को क्यों इस तरह से जो है अराजकता की आड़ में। मैं आपको कल का, मैंने पहले भी बहुत सारे ट्वीट दिखाए हैं किस तरह से चुनाव आयोग को खत्म करने, चुनाव आयुक्तों को सड़कों पर खींचकर उनका गला काटने की बात हो रही थी। और आपको एक छोटा सा ट्वीट आपको बता देता हूं, ये कल ट्वीट हुआ है, कांग्रेस इकोसिस्टम का ट्वीट है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, डेमोक्रेसी में जनता को कभी इतना त्रस्त मत करो कि जनता बागी हो जाए। इंडोनेशिया में भीड़ ने संसद भवन जला दिया, बांग्लादेश में भीड़ ने चुनाव आयुक्त को पीटा, श्रीलंका में भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया। तो ये भीड़ का तंत्र जो है, लोकतंत्र को रिप्लेस करके भारत को भीड़ तंत्र बनाने की ये जो पूरी की पूरी एक सोच है, वो सोच यहां से निकल कर आ रही है और इस सोच से देश को बचने की जरूरत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो झूठ है ये देश तक लगातार पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। दो टूक में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।